गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ओजस्वाद आईएएस एकेडमी। तो संडे सीरीज में आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन इंडियन इकोनॉमी। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर कोविड-19 का क्या इम्पैक्ट होने वाला है और आज हम डिस्कस करेंगे कि इसका इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी के कौन कौन से सेक्टर्स पे और किस तरीके से होने वाला है, क्या क्या डेटा सामने आए हैं और क्या मेजर्स हमको लेने चाहिए। आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे हम इन सभी पीडीएफ्स को अपलोड करेंगे। हो सकता है उसमें थोड़ा डिले हो जाए बट यू विल श्योरली गेट ऑल द पीडीएफ्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो अब ये काफी क्लियर हो गया है कि कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से बहुत ही ज्यादा सीवियर इम्पैक्ट होने वाला है इंडियन इकोनॉमी के ऊपर। इनफैक्ट इस पेंडेमिक की वजह से बहुत ही ज्यादा अनप्रेसिडेंट ह्यूमन और हेल्थ क्राइसिस देखने को मिला है और जो मेजर्स लिए गए हैं इसको कंटेन करने के लिए, यानी कि कोविड-19 आउटब्रेक को रोकने के लिए जो मेजर्स लिए गए हैं, जैसे कि लॉकडाउन एक्सटेंड किया जा रहा है, तो इन सब की वजह से इकोनॉमिक स्लोडाउन बहुत ही ज्यादा विटनेस होने वाला है। एंड अभी क्योंकि लॉकडाउन फेज चल ही रहा है, अभी हमने इसको कंटेन नहीं किया है, तो पूरी पिक्चर क्या होने वाली है, किस तरीके से ये हमें और भी ज्यादा इम्पैक्ट करने वाला है, उस सीवियरिटी को मेजर करना अभी बहुत ही अनसर्टेन है। लेकिन अगर ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल सिस्टम की जो हेल्थ थी वो पहले से ही काफी ड्रामेटिकल इम्पैक्ट उस पर आया हुआ था और अभी और भी ज्यादा इंटेंसिफाइड हो गई है जो कोविड-19 पेंडेमिक चल रहा है उसकी वजह से। एंड ये क्राइसिस ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को काफी ज्यादा अफेक्ट करने वाला है। यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन ये है कि ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको रिलीज करती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको देखना है, गूगल पे सर्च कीजिए। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब क्योंकि सभी कंट्रीज एक दूसरे से इतनी ज्यादा इंटरकनेक्टेड हो गई हैं कि कहीं पे अगर स्लो डाउन मोड चल रहा है और अभी क्योंकि पूरा ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर स्लो डाउन चल रहा है तो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं वहां पे भी एक नॉर्मल पेस देखने को नहीं मिल सकता। इनफैक्ट इंडियन इकोनॉमी के अंदर ऑलरेडी इसके कुछ इश्यूज चल रहे थे और कोविड-19 की वजह से अब ये और भी ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन हो गई है। और कोविड-19 क्राइसिस की वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है इकोनॉमी के अंदर वो अराउंड 35% तक माना जा रहा है, क्योंकि ज्यादातर जो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज हैं वर्ल्ड के अंदर वो एक तरीके से लॉकडाउन फेज में चल रही हैं। तो कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के अंदर जिसकी कंडीशन लॉकडाउन और इस पेंडेमिक की वजह से काफी ज्यादा इम्पैक्ट होने वाली है। तो सबसे पहले अगर हम देखें इन सेक्टर्स के अंदर तो ऑटोमोबाइल सेक्टर इससे काफी ज्यादा इम्पैक्ट होने वाला है। इनफैक्ट ये काफी ज्यादा क्रूशियल सेक्टर है इंडियन इकोनॉमी का, जो 10% ऑफ जीडीपी है और अराउंड 40 मिलियन पीपल को ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है और ये कंसिस्टेंटली डिक्लाइन की तरफ जा रहा है जब से ये लॉकडाउन फेज चल रहा है। अगर सियाम यानी कि द सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर की अगर देखा जाए तो उनका सजेशन है या उनका एस्टिमेट कह सकते हैं कि ये जो सेल है ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर वो 2 डेकेड्स यानी कि अराउंड 20 इयर्स तक लो चली गई है जनवरी 2019 के अंदर। देन नेक्स्ट सेक्टर जो इसकी वजह से इम्पैक्ट होने वाला है वो सेक्टर है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। इनफैक्ट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज ऐसा सेक्टर है जो पहले से ही बहुत ही मैसिव प्रॉब्लम्स झेल रहा था, जैसे IL&FC, DHFL और कुछ दिन पहले ही यस बैंक क्राइसिस भी देखने को मिला था। हमने इसके ऊपर भी एक लेक्चर बनाया है, आपको संडे सीरीज की प्लेलिस्ट में वो आपको मिल जाएगा। और अगर ये इकोनॉमिक क्राइसिस ऐसे ही चलता रहता है तो प्राइवेट बैंक्स, NBFCs और बहुत सारी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस एक तरीके से सीवियर प्रेशर के अंदर आ सकती हैं। और अगर बिजनेसेस फेल कर गए तो ये जो लोन्स प्राइवेट बैंक्स, NBFCs या माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस ने दिए हैं ये एक तरीके से अनसिक्योर्ड लोन्स हैं और वो उस पर डिफॉल्ट कर सकते हैं और इससे और भी ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस की सिचुएशंस आ सकती है। अब नेक्स्ट सेक्टर जो इससे इम्पैक्ट होने वाला है वो है डिजिटल फाइनेंस स्टार्टअप्स।
और ये डिजिटल फाइनेंशियल स्टार्टअप्स कितना इम्पैक्ट होने वाली हैं, ये क्लियरिटी 3 to 6 मंथ बाद ही हो पाएगी अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज फिर से रिज्यूम की जाती हैं। इसी के साथ ही जो क्रेडिट टेक ऑफ है वो भी लो रहने वाला है कुछ कपल ऑफ क्वार्टर्स तक, क्योंकि डिमांड वीक हो गई है और अभी एक अनसर्टेनिटी का माहौल बना हुआ है इवन ग्लोबल लेवल पे भी। नेक्स्ट जो सेक्टर है जो इसकी वजह से इम्पैक्ट होने वाला है वो है आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर। और ये सेक्टर बहुत ही की रोल प्ले करता है इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, बट आईटी सेक्टर भी काफी ज्यादा इम्पैक्ट होने वाला है क्योंकि जो मेजर पोर्शन है इस बिजनेसेस के अंदर, आईटी सेक्टर के अंदर, वो यूरोप और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज के साथ है। अब क्योंकि जो कंडीशन है यूरोप और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज में, वहां पे भी बहुत बैड इम्पैक्ट हुआ है कोविड-19 की वजह से, तो उसका असर इंडियन इकोनॉमी के आईटी सेक्टर पे भी देखने को मिलेगा। और अगर इस कोविड-19 के बाद में एक बार जब ये क्राइसिस एंड हो जाएगा, अगर उसके बाद वर्ल्ड डी ग्लोबलाइजेशन की साइड पे चला जाता है या फिर लोकलाइजेशन हो जाता है बिजनेसेस का, तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो किसी सेक्टर पे पड़ेगा सबसे पहले वो आईटी सेक्टर ही है, वहां पे ही ज्यादा जॉब लॉस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो सेक्टर है वो है टूरिज्म का। अब क्योंकि ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज ने अपने यहाँ के बॉर्डर्स को सील कर दिया है, एविएशन सेक्टर एक तरीके से इम्पैक्ट हो रखा है, तो उसका असर टूरिज्म पे भी देखने को मिलेगा। इनफैक्ट टूरिज्म सेक्टर अराउंड 9% माना जाता है इंडियन जीडीपी का। ऐसे ही एविएशन सेक्टर 2.4% कंट्रीब्यूट करता है इंडियन जीडीपी के अंदर, और दोनों ही सेक्टर इससे काफी ज्यादा इम्पैक्ट हुए हैं और कहीं ना कहीं इसकी वजह से जॉब लॉस भी देखने को मिलेगा। देन बात कर लेते हैं ऑनलाइन बिजनेसेस की। तो फिलहाल के लिए ऑनलाइन बिजनेसेस के अंदर भी काफी ज्यादा डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ रही हैं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से जो सप्लाई चेन है वो डिसरप्ट हो गई है, डिमांड पे भी उसका असर हुआ है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि एक बार ये फेज जब कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि पेंडेमिक के बाद में ऑनलाइन बिजनेसेस हो सकता है बेनिफिशियरीज हो, अगर लोग बाद में भी सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस करने लग गए। तो अभी के लिए ऑनलाइन बिजनेसेस के अंदर भी डिफिकल्टीज है, बट हो सकता है बाद में ये बेनिफिशियरीज के रूप में इमर्ज होकर आ सकते हैं। देन अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स देखते हैं इंडियन जीडीपी के अंदर, तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो अराउंड 34.5% डिक्लाइन कर गया है, कंट्रास्ट हो गया है इन मार्च, जिसको एटलीस्ट 25 ईयर्स के अंदर सबसे ज्यादा डीप फॉल माना जा रहा है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से ओवरसीज डिमांड भी काफी ज्यादा कम हो गई है। इनफैक्ट 4 साल में ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई एनुअल एक्सपोर्ट्स इंडिया के अंदर फॉल किया है। तो ये ट्रेंड आपको याद रखना है। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछती है यूपीएससी। आप ट्रेड का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का यहाँ पे ग्राफ भी देख सकते हैं। इस ग्राफ में अप्रैल 19 से मार्च 20 तक के डेटा दे रखे हैं, जहाँ पे देख सकते हैं कि इंपोर्ट भी डिक्लाइन किया है अराउंड 10% और एक्सपोर्ट भी डिक्लाइन किया है अराउंड 5%। तो क्या हम ये मान के चलें कि इस क्राइसिस की वजह से एक डेट क्राइसिस भी देखने को मिल सकता है जो इमर्जिंग मार्केट्स है वहां पे? तो हाँ, ऐसा हो सकता है कि ये डेट क्राइसिस में आ सकती हैं जो इमर्जिंग या फिर डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो, क्योंकि जब इस पेंडेमिक की वजह से पूरी ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी इतना स्लो डाउन में चल रही है, तो वहाँ जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो भी नहीं उससे अपने आप को सेव कर सकती हैं। इनफैक्ट यूएस जो एक तरीके से ग्लोबल लीडरशिप देता है अपनी, वो भी रिलेक्टेंट है ये ग्लोबल लीडरशिप अज्यूम करने के लिए, क्योंकि जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपना फोकस रखता है अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के ऊपर। तो इस गैप को फिल करने के लिए या इस वैक्यूम को फिल करने के लिए हो सकता है चाइना उसका प्लेस ले सकता है, बट पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से वेस्टर्न कंट्रीज चाइना के ऊपर इतना बिलीव भी नहीं करती हैं। तो यहाँ पे ग्लोबल लीडरशिप की कमी देखने को मिल रही है। अगर UNCTAD यानी कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर माने, तो उसने अपनी रिपोर्ट में इनफैक्ट 2018 के लिए ये बता दिया था कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनका डेट हो सकता है 193% तक हो जाए उनकी जीडीपी का। और ये सिचुएशन फाइनेंशियल क्राइसिस आया था 2008 से, उससे भी ज्यादा मानी जाती है।
इनफैक्ट ये एक्सपेक्ट किया गया है कि अराउंड 1.62 ट्रिलियन डॉलर्स 2020 तक सॉवरेन डेट मैच्योरिंग हो जाएगी। यानी इतना मैच्योरिंग पीरियड हो जाएगा उन कंट्रीज के लिए जिन्होंने बोरो कर रखा है, और गवर्नमेंट जब भी बोरो करती है तो उसको हम सॉवरेन डेट बोलते हैं। एंड अराउंड 2021 तक 1.08 ट्रिलियन यूएस डॉलर हो जाएगा। यानी कि इतने ट्रिलियंस डॉलर सॉवरेन कंट्रीज यानी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज जिन्होंने डेट ले रखा है कहीं से भी, उनको ये रिटर्न करना पड़ेगा 2020 और 2021 तक। तो जहां एक और ग्लोबल स्लो डाउन चल रहा है, इकोनॉमीज की इतनी हालत खराब है, ऊपर से कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन को इतना एक्सटेंड करना पड़ रहा है, तो इससे बहुत ही ज्यादा लॉस होने वाला है डेवलपिंग कंट्रीज को। साथ में चांसेस हैं कि इन डेवलपिंग कंट्रीज की करेंसी भी डेप्रिशिएट हो जाए इन कंपैरिजन टू डॉलर, तो ये और भी ज्यादा थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाएगी। तो वो इकोनॉमी जिन्होंने इतना ज्यादा डेट ले रखा है उनको बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करने पड़ेगा ये बोरोड मनी रिटर्न करने में। और अगर कोई भी कंट्री इसमें डिफॉल्ट कर देती है तो ये बहुत ही ज्यादा डेट क्राइसिस ट्रिगर करने वाला है, और इससे जो ग्लोबल इकोनॉमी की जो रिकवरी प्रोसेस है वो और भी डिले हो जाएगा। तो ये हमने ओवरऑल सिचुएशन देखी कि इंडियन इकोनॉमी में क्या चल रहा है और क्या डेवलपिंग कंट्रीज पे इसका असर होने वाला है। अब देखते हैं कि फाइनेंशियल पैकेज जो अनाउंस किए हैं आरबीआई ने इस कंडीशन में जो लॉकडाउन चल रहा है उसमें, वो क्या है। तो जब से इंडिया के अंदर कोविड-19 पेंडेमिक का आउटब्रेक स्टार्ट हुआ है, तब से आरबीआई ने 2 इकोनॉमिक पैकेज अभी तक अनाउंस कर दिए हैं, और इसमें कोशिश ये की गई है कि जो फ्लो ऑफ क्रेडिट है उसको ईज किया जाए ताकि एक लिक्विडिटी बनी रहे इकोनॉमी के अंदर और इकोनॉमिक स्लोडाउन को थोड़ा कम किया जाए। तो 25 बेसिस पॉइंट जो रिवर्स रेपो रेट है उसको कट किया गया है। टारगेटेड लॉन्ग टर्म रीफाइनेंसिंग ऑप्शंस जो हैं ₹50,000 के, वो टारगेट किए गए हैं एनबीएफसीज के लिए। साथ में रिलैक्सेशन दिया गया है एसेट क्लासिफिकेशन नॉर्म्स के अंदर, और जो स्टेट्स को फंड दिया जा रहा है उसको भी थोड़ा बढ़ाया गया है। इनफैक्ट वेज एंड मीन्स एडवांसेस हैं, वहां पे भी स्टेट्स के लिए 60% लिमिट कर दी गई है। हमने वेज एंड मीन्स एडवांसेस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने एमसीक्यूज के अंदर, तो आप इसको रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। इसी के साथ में स्पेशल रीफाइनेंस फैसिलिटी ऑफ ₹50,000 करोड़ भी अनाउंस किया गया है सेक्टोरियल क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स के लिए, ताकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की लाइक नबार्ड, सिडबी एक्सेट्रा इनकी लिक्विडिटी को बूस्ट किया जा सके। साथ में एनपीएस नॉर्म जो है 90 डेज का, उसको भी रिलैक्स किया गया है, क्योंकि अभी आरबीआई ने मॉरेटोरियम फैसिलिटी भी अनाउंस की गई है, जहां पे एनपीएस का जो 90 डे क्लासिफिकेशन नॉर्म्स है उसको एक्सक्लूड कर दिया गया है। साथ में एनबीएफसीज को भी ये फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि वो अपने बोरोवर्स के लिए भी ये रिलीफ प्रोवाइड करवा सके। अभी जो रिवर्स रेपो रेट जो कट किया गया है उसके लिए फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी ने ये एक्सप्लेन किया है, जो सुभाष चंद्र गर्ग हैं, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये इसलिए किया गया है ताकि बैंक्स को एनकरेज किया जाए कि वो लैंडिंग स्टार्ट करें, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं लैंडिंग प्रोसेस के अंदर। इनफैक्ट थोड़े टाइम पहले जब आरबीआई ने रेपो रेट कट किया था, तो बजाय कि लिक्विडिटी मार्केट के अंदर इंक्रीज हो, आरबीआई के अंदर 2 लाख करोड़ की जगह पे 4 से 4.5 लाख करोड़ तक डिपॉजिट हो गए लास्ट 20 डेज तक। ये इंडिकेट करता है कि बैंक्स रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, क्योंकि जो लोन्स हैं वो बहुत जल्दी एनपीए टर्न हो रहे हैं। यानी कि रेपो रेट कट इसलिए किया गया था कि लैंडिंग में इंक्रीमेंट हो, लेकिन जो एक्सपीरियंस हुआ वो बिल्कुल अपोजिट था। और उसका रूट कॉज यही है कि बैंक्स रिस्क नहीं लेना चाह रहे, उनमें रिस्क की एपेटाइट कम हो गई है। तो इसके लिए एनपीएस नॉर्म्स को ईज किया गया है, ताकि बैंक के अंदर ये कॉन्फिडेंस जनरेट हो कि वो स्टार्ट करें लैंडिंग करना, बजाय कि आरबीआई के पास वो मनी डिपॉजिट करें। इनफैक्ट लैंडिंग के अंदर भी जो बैंक्स लैंड कर रहे हैं वो बेस्ट क्रेडिट वर्दी कंपनीज को दे रहे हैं। इसकी वजह से जो स्मॉल एनबीएफसीज हैं उनके पास लिक्विडिटी क्रंच हो गया है, यानी कि ज्यादा मनी डाइवर्ट हो रहा है हायर ग्रेडेड एनबीएफसीज के पास में, बजाय कि स्मॉल एनबीएफसीज के पास। और ऐसा इसलिए भी हुआ है क्योंकि आरबीआई ने ये कहा कि एटलीस्ट 50% जो फंड है
वो यूटिलाइज होना चाहिए इन्वेस्टमेंट ग्रेड के लिए, जो एक सेफर साइड है। और इन्वेस्टमेंट ग्रेड का मतलब है ऐसी कंपनीज जिनका क्रेडिट काफी हाई है, यानी कि किसी कंपनी का रेटिंग अगर BBB या उससे हायर है तो उसको बोलेंगे कि वो इन्वेस्टमेंट ग्रेड के अंदर आता है। और BBB रेटिंग से नीचे जो भी आएगा उसको नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड के रूप में कंसिडर किया जाएगा। इसी के साथ में ये भी देखा जा रहा है कि जो RBI ने लिक्विडिटी इंजेक्शन दिया है उससे रियल एस्टेट सेक्टर को काफी हेल्प मिल सकती है, जो एक बिगेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है और काफी सालों से ये एक तरीके से क्रिपल्ड हो गया है। तो जो एलोकेशन किया गया है 10,000 करोड़ रुपीस टू नेशनल हाउसिंग बैंक, ये एक बिग मूव है जिससे रियल एस्टेट सेक्टर को काफी ज्यादा लिक्विडिटी क्राइसिस से रिलीफ मिल सकता है। साथ में अब RBI ने ये भी ऑर्डर कर दिया है कि जो वेज एंड मीन्स एडवांसेस की लिमिट है वो 60% कर दी गई है ओरिजिनल लिमिट के मुकाबले। इसकी वजह से जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं स्टेट के अंदर वो भी इम्प्रूव हो सकती हैं। तो ओवरऑल RBI ने काफी ऐसे स्टेप्स लेने की कोशिश की है जिससे इकोनॉमी के अंदर लिक्विडिटी बनी रहे और इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती रहें। और जिस तरीके से RBI एक्टिवली वर्क कर रहा है उसने ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस को मीनिंगलेस बना दिया है। जब शशिकांत दास को जब RBI गवर्नर बनाया जा रहा था तब किए जा रहे थे, जैसे बैंकिंग रेगुलेटर RBI कितना ऑटोनोमसली वर्क कर पाएगा, क्या कैपेबिलिटी है हमारे गवर्नर की इकोनॉमी को ट्रैक पे लाने की। बट अब जिस तरीके से RBI रिस्पॉन्स कर रहा है उसने RBI एज वेल एज गवर्नर को टॉप रनर प्रूव कर दिया है कि वो ऐसे क्राइसिस में सही रिस्पॉन्स कर सकते हैं और इश्यूज को टारगेट कर सकते हैं। तो RBI के अनाउंसमेंट अगर हम दोबारा देखें तो उसने 75 बेसिस पॉइंट जो है कट किए रेपो रेट पे, 100 बेसिस पॉइंट कट किए कैश रिजर्व रेशियो पे, मॉरेटोरियम जो था पेमेंट के ऊपर इंस्टॉलमेंट में ऑन टर्म लोन्स उसको अनाउंस किया, डेफरमेंट अनाउंस किया जो इंटरेस्ट था वर्किंग कैपिटल लोन्स के ऊपर। तो RBI हर वो स्टेप्स लेने की कोशिश कर रहे हैं इधर कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल जिससे इकोनॉमी ट्रैक पे लाई जा सके। तो RBI अपने रिलीफ टाइम टू टाइम प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है। अब वेट कर रहा जा रहा है कि गवर्नमेंट कुछ स्टिमुलस पैकेज प्लान लेके आए इकोनॉमी के लिए, क्योंकि जितने भी एस्टिमेट्स देखे गए हैं सब में ग्रोथ को काफी लो मेजर किया गया है। जैसे वर्ल्ड बैंक ने फोरकास्ट किया है कि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ 1.5 to 2.8% रहने वाली है 2020 के अंदर। IMF ने इसको 1.5% से भी कम बताया है। ऐसे ही बार्कलेज ने तो इवन 0% ग्रोथ बताई है 2020 के अंदर। तो ये सब हमने देखा कि RBI अभी क्या कर रहा है, क्या हमें प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि कितना स्लो डाउन आने वाला है। इसी बीच में जो फॉर्मर RBI गवर्नर थे रघुराम राजन, उन्होंने कुछ सजेशंस दिए हैं, उनके सजेशंस देख लेते हैं। उन्होंने सजेशन दिया है कि इकोनॉमी को इस तरीके से रीस्टार्ट करने की जरूरत है कि हमारा एम होना चाहिए कि हमें लोगों की लाइफ स्पीड सेव करनी है और उसी के साथ में हमें लोगों की लाइवलीहुड भी प्रिजर्व करनी है। इंडिया को अराउंड 65,000 करोड़ रुपीस की जरूरत है पुअर्स को हेल्प करने के लिए इस पेंडेमिक के दौरान। और अगर इंडिया की GDP का साइज देखा जाए तो ये इंडिया अफोर्ड कर भी सकता है, ऐसा रघुराम राजन का मानना है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि पोस्ट कोविड पीरियड, यानी कि जैसे ये लॉकडाउन का फेज चला जाता है या फिर कोविड पेंडेमिक एक बार ओवर हो जाता है, तो हमें जरूरत है कि कुछ सिग्निफिकेंट रिफॉर्म किए जाएं हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस के अंदर। और इसके लिए पॉलिटिकल कंसेंसस होने की बहुत ज्यादा जरूरत है ताकि वो रिफॉर्म्स लिए जा सके, क्योंकि अगर प्रॉपर रिफॉर्म्स नहीं लिए गए तो ये प्रॉब्लम काफी ज्यादा एग्रेवेट होने वाली है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो ये करंट क्राइसिस है वो डिसइंफ्लेशनरी इन नेचर है, यानी कि वो डिफ्लेशन नहीं इंडिकेट करे, वो डिसइंफ्लेशन इंडिकेट करे, यानी कि इन्फ्लेशन की रेट कम हुई है ना कि डिफ्लेशन की सिचुएशन आई है। तो इसके लिए इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स हैं जैसे कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग रिजिम, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत है ताकि इन्वेस्टर्स के अंदर कॉन्फिडेंस जनरेट हो।
साथ में उन्होंने ये भी वार्न किया है कि जो फिस्कल पैकेजेस हैं उससे करेंसी पे बैड इम्पैक्ट ना पड़ जाए और साथ में इंटरेस्ट रेट हाइक ना हो जाए, तो इस चीज का भी ध्यान रखने की जरूरत है। लास्ट में उनका मानना है कि इंडिया को बहुत ही क्लेवरली लिफ्ट करना चाहिए अपना ये कोरोना वायरस का जो लॉकडाउन है उसको, और प्रॉपर प्लानिंग के बाद और मेजर्ड वे के रूप में इस तरीके से इंडियन इकोनॉमी को ओपन करना है कि प्रॉब्लम को टाइमली कंट्रोल किया जा सके। और ऐसा करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इंडिया के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इतने लोगों को सपोर्ट कर पाए काफी लॉन्ग टाइम तक। तो बहुत ही प्रॉपरली लॉकडाउन को फेजेस में लिफ्ट करना होगा। So that's all in our today's lecture. Hope you guys are liking the lecture. Please subscribe our channel and press the bell icon to get the latest updates of the videos. Also like, comment and share the video. यहाँ आपके लिए क्वेश्चन ये है कि अगर रेपो रेट को इंक्रीज किया जाता है तो इंडियन इकोनॉमी में लिक्विडिटी का क्या असर होगा, क्या लिक्विडिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। सिमिलरली अगर रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज किया जाता है तो लिक्विडिटी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, उस पर क्या इम्पैक्ट होने वाला है। तो ओवरऑल आपके लिए 3 क्वेश्चन है। स्टार्टिंग में रिपोर्ट्स के बारे में पूछा था और ये 2 क्वेश्चंस आप तीनों का आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में। सो स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी। थैंक यू एंड हैव